जी, आज का लेक्चर हमारी कंटिन्यूएशन है। हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर स्टार्ट किया था फाइनल अकाउंट्स, और फाइनल अकाउंट्स में जो सबसे पहले चीज़ हमने सीखी थी वो था जी ट्रेडिंग अकाउंट बनाना। थोड़ा सा मैं रिकैप करता हूँ और वी विल गो टू द टर्म्स। रिकैप में हमने देखा था डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को अगर हम ट्रेस करना चाहें तो ये वो एक्सपेंसेस हैं जो कि आप परचेजेस ऑफ गुड्स या प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर इसको शामिल कर सकते हैं। उसके अलावा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो जिनको आप टोटली ट्रेस बैक नहीं कर पाते प्रोडक्ट की प्राइस के अंदर, या उसकी परचेज ऑफ गुड्स से आप उसको रिलेट नहीं कर पाते, जिस तरह की होगी सैलरीज हो गई या रेंट हो गया बिल्डिंग का। तो इस टाइप के एक्सपेंसेस आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट जो इनकम या रेवेन्यू का सोर्स है वो उसकी आपने रिकॉर्डिंग करनी है। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर एक साइड है डेबिट की और एक साइड है क्रेडिट की। डेबिट साइड पे डेबिट साइड पे आपके आ जाते हैं एक्सपेंसेस, और क्रेडिट साइड पे आपके आ जाएंगी रेवेन्यूज की एंट्रीज। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंस होगा उसको या तो हम ग्रॉस प्रॉफिट कहेंगे या ग्रॉस लॉस कहेंगे। जी, तो ट्रेडिंग अकाउंट का एक फॉर्मेट है। उसको फॉर्मेट ज़रा देख लें ज़रा किस तरीके से हमने बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले हमने कंपनी का नाम लिखना है। यहाँ पे एक्स वाई जी एंड कंपनी लिखा है, उसके नीचे हमने लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020, या जिस साल की भी हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे होंगे उस साल का जो है हम लोगों को मेंशन करना पड़ेगा। सपोज अगर 1997 का है या 2017 का है तो हम लोग उसकी जगह पे ईयर एंडेड 1997 या 2017 को मेंशन करेंगे। इसमें 4 कॉलम्स हैं। ये फॉर्मेट है एक हमारे सामने ट्रेडिंग अकाउंट का। इसमें हम अगर गौर से देखें, एक साइड पे डेबिट लिखा है और एक साइड पे क्रेडिट लिखा है। राइट हैंड साइड पे क्रेडिट है और लेफ्ट हैंड साइड पे डेबिट है। अच्छा, ये फॉर्मेट जो है ये हमने एज इट इज कॉपी करना है। ये हमें अजबर हो जाना चाहिए। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो हमें ये याद हो जाएगा, ये हमारे लाशऊर में बैठ जाएगा। ये फॉर्मेट बहुत ही आसान है। इसमें जो डेबिट साइड है इसमें स्टॉक लिखा जाता है सबसे पहले, जो कि ओपनिंग स्टॉक जिसे हम कहते हैं। ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होता है और इस साल का जो क्लोज ओपनिंग होगा वो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होगा। जो पिछले साल का स्टॉक हमारा बच गया है वो जब हम नेक्स्ट ईयर लेके जाएंगे तो उसको हमारा ओपनिंग स्टॉक कहेंगे। सपोज मैं कहता हूँ कि एक साल पहले मैंने एक शॉप खोली थी और कल 31 दिसंबर था और 31 दिसंबर को मैंने अपनी शॉप की अकाउंट्स की क्लोजिंग की। तो क्या मेरी शॉप 1 साल के बिज़नेस करने के बाद खाली हो जाएगी? तो इसका जवाब ये है कि बिल्कुल भी खाली नहीं होगी। मैं पूरे अरसे के अंदर सामान खरीदता और बेचता रहा हूँ, और 31 दिसंबर को, जो कि कल गुज़री है, मेरे पास बहुत सा स्टॉक बाकी होगा। तो वो जो स्टॉक मेरे पास बाकी होगा वो पिछले साल का, पूरे साल के अंदर जो मैंने काम किया उसमें से बच गया है। तो वो जो स्टॉक है उसको मैं अपना लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक कहूँगा, और यही स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक होगा। तो ये यहाँ पे हम इसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो इस साल में जितनी मैं परचेजेस करूंगा वो परचेजेस में आ जाएंगी, और उसमें से जितने मैंने रिटर्न्स किए हैं वो रिटर्न्स की अमाउंट मैं इसमें से वापस कर दूंगा। अब आगे आ जाते हैं कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड का मतलब है ऐसा किराया जो मैंने पे किया है जहाँ से मैं सामान खरीदता हूँ, वहाँ से लेके मेरे गोडाउन तक, या जहाँ पे मैंने पॉइंट ऑफ सेल पे लेके आता हूँ। सपोज मेरी शॉप है, तो मैं अगर शालमी से सामान खरीदता हूँ तो मैंने एक वहाँ से वैन किराए पे ली है या फिर पिकअप किराए पे ली है, तो उसको मैंने किराया दिया है। तो इसको हम मैं कहूँगा कैरेज इनवर्ड। सपोज मैंने 10,000 का सामान खरीदा और पिकअप वाले को मैंने 500 रुपया दिया, तो मेरी जो 500 रुपए की कैरेज थी वो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा। इसके अलावा वेजेस है।
वेजेस भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस के तौर पे हम ट्रीट करते हैं, ये दिहाड़ीदार मजदूर की हैं वेजेस। और अगर हमने कोई सामान को उठाने के लिए पैसे दिए हैं किसी को, और उसको हम वेजेस कंसिडर करेंगे। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट होता है जी। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट क्या चीज़ है जी? इंश्योरेंस ये चीज़ थी कि हम लोगों ने सामान मंगवाया है कहीं दूर से, या सपोज कराची से मंगाते हैं या हम बाहर से मंगवाते हैं, तो हम उसे इंश्योर्ड करवा लेते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर कोई रास्ते में लॉस हो जाता है तो वो लॉस हम किसी तरीके से कवर कर सकें। और वो तरीका ये है कि हम इंश्योर करवा लें, तो इंश्योरेंस कंपनी हमारा लॉस पूरा कर देती है। तो ये जो इंश्योरेंस है ये डायरेक्टली आप परचेजेस के अंदर ऐड कर सकते हैं। मींस के परचेज को आप ट्रेस कर सकते हैं कि अगर ये परचेजेस हम ना करते तो इस वजह से हमारी इंश्योरेंस ना पे करनी पड़ती है हमें, अगर हम ये परचेज ना करते। उसके अलावा कस्टम ड्यूटी है। अगर हमने बाहर से सामान मंगवाया है तो उसके लिए हमें कस्टम ड्यूटी, क्लियरिंग चार्जेस और हमें फ्रेट इनवर्ट भी देना पड़ता है। फ्रेट इनवर्ट और कैरेज इनवर्ट एक तरह के दोनों ही चीजें सेम टाइप की हैं। अगर हमने क्या बाहर से सामान मंगवाया है यानी कि दूसरे मुल्क से, तो उसे हम फ्रेट कहेंगे। ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ट भी सेम ही चीज है। एक्साइज ड्यूटी ऑन गुड्स भी, अगर हमने इंपोर्ट की है सामान तो जो ड्यूटी हम पे करते हैं उसको हम एक्साइज ड्यूटी कहते हैं, और एक्साइज ड्यूटी भी डायरेक्टली परचेज ऑफ गुड्स के ऊपर आ जाएगी। इसके अलावा रॉयल्टी के चार्जेस हैं। रॉयल्टी के जो चार्जेस हैं वो भी हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस में देते हैं। डॉक चार्जेस का मतलब ये है कि जितने दिन आपका सामान अब डॉक के ऊपर पड़ा रहा है उसके आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं। कि अगर आप 1 दिन या 2 दिन डिले हो जाए आपकी तरफ से, आप सामान पिकअप की वजह ना कर पाए, तो आपको वो चार्जेस पे करने पड़ते हैं। उसके अलावा कोल, कोक, गैस, फ्यूल, ये तमाम के तमाम, और मोटिव पावर, ऑयल, वाटर, ये इस तरीके के छोटे-छोटे एक्सपेंसेस जो हैं जो कि परचेज से रिलेट कर सकते हैं, वो डायरेक्टली यहाँ पे हम मेंशन करते हैं। लेकिन आपको बहुत से केसेस में ये सिर्फ आपको एक फॉर्मेट दिखा दिया गया है और आपको समझा दिया गया है कि ये एक्सपेंसेस आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस में शुमार होते हैं और आप इनको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा ज़रा वेट करें, मैं अगर जज़्बाती हो गया था और मैंने क्लिक कर दिया तो पता नहीं कहाँ चला गया। जी, तो अब हम पहुँच गए सेशन नंबर 1, क्लोजिंग एंट्रीज। जी, इसके अलावा क्रेडिट साइड के ऊपर सेल्स आएंगी। सेल्स वो अमाउंट है जो कि हम रिसीव करते हैं। सपोज अगर हमने कोई 10,000 रुपए की सेल की है, तो वो 10,000 का 10,000 हम यहाँ पे लिख देंगे। इसमें से अगर कोई हमने रिटर्न्स वापस की हैं, वापस ली हैं हमने, तो हमने रिटर्न्स को लेस करना है। और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक वो सामान है जो कि हमारे पास इस साल के एंड पे बच गया है, वो सामान हमने यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है जी, आपने चीजें नोट कर लें कि सेल्स की अमाउंट हमें यहाँ पे अंदर लिखनी नजर आ रही है। अगर अगर उसमें से रिटर्न्स लेस होंगे तो हम लोग सेल्स माइनस रिटर्न्स लेस करके तो अमाउंट ये बाहर वाले कॉलम में लिखेंगे। यहाँ पे परचेजेस में, अगर परचेजेस की अमाउंट में अगर हमें रिटर्न्स दी होगी, परचेजेस रिटर्न, तो उसकी रिटर्न को हम माइनस करके तो उसकी फाइनल अमाउंट बाहर को लिखेंगे। एक और चीज, अगर आपकी डेबिट साइड क्रेडिट साइड से बड़ी है तो आपका और ग्रॉस लॉस होगा, और अगर आपकी क्रेडिट साइड डेबिट साइड से बड़ी है तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट होगा। ठीक है जी। और ये थी डिटेल जी आपके क्या कहते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट की। और ट्रेडिंग अकाउंट की एक हम एग्जांपल कर लेते हैं, और एग्जांपल बड़ी आसान सी होगी जी। ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट में निकालते हैं हम। जी, ये देखें जी, ट्रेडिंग अकाउंट अब हम बनाते हैं।
ट्रेडिंग अकाउंट की प्रिपरेशन करते हैं जी। तो सबसे पहले हमें नजर आ रहा है जी, द फॉलोइंग आर सम लेजर बैलेंसेस टेकन आउट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ एस रहमान ऑन 31 दिसंबर 1990। जी, तो अब अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना शुरू करें तो हमें दो इंफॉर्मेशन जो ट्रेडिंग अकाउंट के लिए चाहिए है वो स्टार्ट में ही उन्होंने दे दी है। तो वो क्या क्या इंफॉर्मेशन है? वो इंफॉर्मेशन ये है जी कि उन्होंने हमें एक तो बंदे का नाम पता चल गया है हमें। क्या नाम है जी कंपनी का? एस डॉट रहमान, एस डॉट रहमान। और सेकंड जो इंफॉर्मेशन हमें आई है वो क्या आई है जी कि ऑन 31 दिसंबर 1990 हम क्या लिखेंगे जी? ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 1990। ये हो गया जी। अब इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेट की शेप दे देता हूँ ताकि मेरे जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं वो अच्छे तरीके से इसको समझ सकें। ये ले जी, अब हमने होम पे जाके इसको और सेल कर दिया। और एक सेकेंड, 18 कर दिया। ट्रेडिंग अकाउंट को जी मैंने मर्ज सेल करके और द ईयर एंडेड को भी मैंने किया मर्ज सेल। ठीक है जी, ये एक सिंपल सा फॉर्मेट बन गया हमारे सामने। और ठीक, ये एक फॉर्मेट है जी, बन गया हमारे पास। और अब मैं क्या करता हूँ जी, इसके लाइंस बना लेते हैं। लाइंस कैसे बनेगी? मैं यहाँ पे सिंपल सी, एक सेकंड में लाइन बना लेते हैं। हमें इतनी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए लाइन बनाने में। ये लाइन है जी, जी ये लाइन थी एक। और इसमें मैं क्या करता हूँ कि ये सेंटर वाला एक कॉलम बना लेते हैं और इसी तरह एक कॉलम हम यहाँ पे बना लेते हैं ताकि अब हम आराम से इसकी एंट्रीज कर सकते हैं। ठीक है जी, ये डेबिट साइड है एक साइड। चले मैं इसके यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। इंसर्ट कर दी जी, ये हमारी डेबिट साइड है और ये हमारी क्रेडिट साइड है। ठीक है जी, और हमने यहाँ पे अमाउंट्स लिखनी है, AMT, AMT। ठीक, अब मैं यहाँ पे इसको स्टार्ट कर रहा हूँ सवाल हल करना। सवाल बहुत ही आसान है जी। सबसे पहले क्या है जी, स्टॉक ऑन 1 जनवरी 1990। इसका मतलब क्या है जी, ये क्या है, जो ओपनिंग स्टॉक है हमारा वो ये मेंशन कर रहा है, हमें बता रहा है कि ओपनिंग स्टॉक हमारा है 60,000 का। ओपनिंग स्टॉक क्यों? क्योंकि हम 31 दिसंबर 1990 को ये ट्रायल बैलेंस के हमें मिला है और हम उसका ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। किस तारीख को मिला है? 31 दिसंबर को। तो हमें ये स्टॉक कह रहा है कि स्टॉक ऑन 1 जनवरी 1990, यानी कि एक साल पहले का स्टॉक। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मैंने बताया था मेंशन करते हैं हम डेबिट साइड के ऊपर। तो कितनी अमाउंट थी जी? ये 60,000 की अमाउंट थी। सेकंड है जी परचेजेस। परचेजेस लिखा हुआ है, तो अब हम परचेजेस को क्या करेंगे, मैं यहाँ पे परचेजेस मेंशन कर देता हूँ। परचेजेस में अभी इसकी अमाउंट, परचेजेस की अमाउंट मैं अंदर वाली साइड पे लिखूंगा
ताकि अगर कोई इसकी रिटर्न्स हो तो वो मैं आगे चल के देख लेता हूँ। ये जी 3,60,000 मैंने परचेजेस रिटर्न वाली साइड पे, अंदर वाली साइड पे लिख दी परचेजेस के साथ। नेक्स्ट आइटम है जी कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड मैंने आपको बताया था कि ये कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है। कैरेज इनवर्ड मैंने यहाँ पे अंदर वाली साइड पे मेंशन कर दिया और उसकी अमाउंट मैंने कॉलम के अंदर लिख दी। तो 24,000 थी जी, 24,000 मैंने मेंशन कर दी। उसके बाद कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी भी जी डायरेक्ट एक्सपेंस है, कस्टम ड्यूटी, और वो भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, 12,000 की कस्टम ड्यूटी। नहीं जी, अब सामान लगता है पहुंच गया हमारे पास। इसके अलावा रिटर्न आउटवर्ड लिखा हुआ है और रिटर्न इनवर्ड लिखा हुआ है। तो रिटर्न आउटवर्ड क्या होते हैं जी? जो चीजें हम परचेज करते हैं उसके ऊपर जो हम रिटर्न परचेजेस रिटर्न कर देते हैं तो हमारे पास से वो चीजें चली जाती हैं, तो बिजनेस से आउट हो गई चीजें। तो रिटर्न आउटवर्ड जो होगी हम लिखेंगे माइनस रिटर्न्स। और रिटर्न्स कितने हैं जी? रिटर्न आउटवर्ड 16,000 के, 16,000 रुपए की आइटम जो है हमने वो वापस की है। इसको कंट्रोल यू करके अंडरलाइन करके इज इक्वल टू में हम ये हम टोटल इसको लिख देंगे बाहर वाली साइड पे। तो ये बन गया जी 3,44,000 की जो है हमारी टोटल परचेजेस हुई। अब हम देखते हैं जी यहाँ पे सेल्स की अमाउंट कितनी होगी। सेल्स की अमाउंट निकल आई हमारी 5 लाख की। 5 लाख मैं अंदर वाली साइड पे लिखूंगा क्योंकि मुझे पता है कि इसकी रिटर्न्स है, तो माइनस में कर दूंगा इसमें से रिटर्न्स। रिटर्न्स कौन सी है जी? रिटर्न्स इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का मतलब है ऐसी रिटर्न जो हमारे पास वापस आई है, जो बिजनेस में इन हुई है। इन हुई है वो कितनी है जी? 30,000 की। और फिर मैंने जब 30,000 को कंट्रोल यू, तो जब मैंने इसको 30,000 को माइनस किया, इसमें 50,000 में से माइनस कर दिया मैंने 30,000, तो मेरे पास अल्टीमेटली आपकी सेल्स आ गई कि सेल्स की टोटल अमाउंट फिगर कितनी थी। अब मैं यहाँ पे देखूं तो हमने तमाम की तमाम एंट्रीज जो हमारे ट्रायल बैलेंस के अंदर दी गई थी वो तमाम की तमाम एंट्रीज हमने यहाँ पे उनकी रिकॉर्डिंग कर दी है। इसके बाद हमें एक और इंफॉर्मेशन दे रहा है, द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 1 लाख। क्लोजिंग स्टॉक हमें उसने खुल के खुद ही बता दिया जी, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू किया है कितने पे? 1 लाख पे। अब क्लोजिंग स्टॉक मैंने यहाँ पे 1 लाख का 1 लाख ऐसे मेंशन कर दिया। अब वो कहता है जी प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, अलाउ शो द जनरल एंट्रीज टू क्लोज द अबव अकाउंट्स। जी जनरल एंट्रीज तो हम नहीं कर रहे, हमने सिंपली ये जो इसका फॉर्मेट था और जो चीजें हमने सीखनी थी कि ये ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाना है वो मैंने अब आपको सिखा दिया है। ये अब ट्रेडिंग अकाउंट इस साइड का टोटल कर लेंगे हम लोग। ये मैंने जब टोटल किया इसको तो इसका टोटल आ जाएगा जनाब, ऑटो सम किया, ये 5,70,000 आ गया। और मैंने देख लिया कि 5,70,000 ही है। तो अब क्या कर रहा हूँ मैं कि मैं दोनों साइड को बैलेंस बैलेंस कर रहा हूँ। बैलेंस करने के लिए जब मैंने क्या करना है, मैं अब यहाँ पे 5,70,000 में से माइनस करूंगा तमाम की तमाम अमाउंट्स को, माइनस दिस 5,70,000 में से माइनस करूंगा मैं ओपनिंग स्टॉक को, फिर मैं माइनस करूंगा परचेजेस की अमाउंट को, फिर मैं माइनस करूंगा कैरेज इनवर्ड की अमाउंट को, फिर मैं माइनस करूंगा कस्टम ड्यूटी को। ठीक है जी। और ये मेरे पास जो बकाया रकम आ गई है ये क्या है जी? ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट है। ये ग्रॉस प्रॉफिट में लिखूंगा कैरिड डाउन। ठीक है जी। और इनको मैं क्या करूंगा, इनको मैं डबल हाईलाइट कर दूंगा। ठीक है जी। और ये इस तरीके से मैंने अपना ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट कर लिया है। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट ये बड़ा ही आसान था। और अब मैं देखता हूँ कि कोई सवाल है आपके जहन में तो मेरे से सवाल कर लें। जी अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक प्रॉब्लम दी गई है। प्रॉब्लम में हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है और ट्रेडिंग अकाउंट में
ट्रेडिंग अकाउंट मैं दोबारा से इसको फॉर्मेट को बनाते हैं। मैं तमाम की तमाम एंट्रीज डिलीट कर रहा हूं और हम अब इसको नए सिरे से ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे इस प्रॉब्लम के लिए। जी प्रॉब्लम नंबर 1 में हमें क्या कहता है जी कि प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ आसिफ एंड सन्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 1990। अच्छा जी, पार्टी का नाम है आसिफ एंड सन्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 1990। उसके बाद हमें कोई चीज चेंज करने की जरूरत नहीं है। परचेजेस की अमाउंट दी है, रेंट की अमाउंट दी है, फर्नीचर की अमाउंट दी है, सैलरी टू स्टाफ है, वेजेस है, सेल्स है, परचेज रिटर्न है, परचेजेस सेल्स रिटर्न है, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा जी, अब इस तरह ये जो इन्फॉर्मेशन दी है, ये बहुत सी इसमें से जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेट करती है और बहुत सी इन्फॉर्मेशन ये हो सकता है कि ये हमारी ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेट ना करे। हमने इसमें सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है हमने वो यहाँ पे नोट डाउन कर दी। सबसे पहले हम आइटम्स देखते हैं कि सबसे पहले हमें दिया हुआ है परचेजेज अकाउंट। अच्छा, हमने सबसे पहले क्या करना है कि सवाल के अंदर देखना है कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक कितना कितना दिया हुआ है। ये हमने देखा कि ओपनिंग स्टॉक तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं हमारा कि ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना है। ओपनिंग स्टॉक हमने मेंशन कर दिया जी। ओपनिंग स्टॉक सेकंड लास्ट आइटम है 1635। ये हमने ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे मेंशन कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक भी हमें मेंशन है जी। क्लोजिंग स्टॉक मैंने यहाँ पे बहुत सी स्पेस देके तो यहाँ पे मेंशन कर दिया। मैं ये मेंशन इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग इस चीज को याद रखें कि फॉर्मेट के अंदर ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड पे आता है और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड पे आपने मेंशन करना है। मैं वरना आइटम वाइज चलता होता हूँ और हमेशा आइटम्स के हिसाब से ही इसकी एंट्रीज करते हैं। खैर, फर्स्ट ऑफ ऑल परचेजेस हमारे पास दी है उसने। परचेजेस सवाल में जो दी हुई है, परचेजेस की अमाउंट है जी 26,231। ये मैं अंदर इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि हम देख चुके हैं कि परचेजेस रिटर्न भी है और सेल्स रिटर्न की भी अमाउंट दी हुई है। परचेजेस के बाद सेकंड अमाउंट जो है, सेकंड जो हेड है वो रेंट का है। अब मुझे आप ये बताएं कि रेंट जो है वो क्या डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो इसका जवाब ये है कि रेंट आप परचेजेस की अमाउंट में नहीं डाल सकते, परचेजेस से डायरेक्टली वो रिलेट नहीं करते। तो रेंट की जो अमाउंट है 300, क्योंकि ये बिल्डिंग का रेंट है जहाँ पे आपका ऑफिस है या जहाँ आप काम करते हैं, तो परचेजेस क्या के सॉरी परचेजेस की अमाउंट में रेंट की अमाउंट शामिल हो सकती है क्या? अगर आप एक परचेज करते हैं तो आपको 300 रुपए का रेंट देना पड़ता है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप एक परचेज करें, 10 परचेज करें या 100 परचेजेस करें, आपको रेंट 300 का 300 देना ही पड़ेगा। तो 300 का रेंट आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। परचेजेस से इसका कोई ताल्लुक नहीं बनता, तो हम लोगों ने रेंट को यहाँ पे मेंशन नहीं करना क्योंकि दिस इज नॉट अ डायरेक्ट एक्सपेंस। इसके बाद फर्नीचर क्या है? फर्नीचर 930 का है। फर्नीचर क्या ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा? तो इसका जवाब नहीं में है क्योंकि फर्नीचर हमारा एक एसेट है। तो एसेट यहाँ पे मेंशन नहीं होगा क्योंकि एसेट ना तो कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है और ना ही वो डायरेक्ट इनकम है। तो यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम जो हम अर्न करते हैं या डायरेक्ट रेवेन्यू जो हम अर्न करते हैं वो हम इसको यहाँ पे मेंशन करते हैं। नेक्स्ट है जी सैलरीज टू स्टाफ। तो सैलरी टू स्टाफ क्या होती है? स्टाफ, क्या हम सैलरी को परचेज से लिंक कर सकते हैं? परचेज सैलरी को स्टाफ, सैलरी टू स्टाफ जानी ही जानी है 1626, चाहे हम परचेज करें या ना करें। तो क्या ये परचेज से लिंक्ड है? नहीं जी, बिल्कुल भी ये परचेज से लिंक नहीं है। तो ये एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हम यहाँ पे मेंशन नहीं करते। नेक्स्ट एक्सपेंस है जी वेजेस का। तो वेजेस हमने फॉर्मेट पढ़ा हुआ है। वेजेस जो है वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो वेजेस को हम सिंपली यहाँ पे मेंशन कर देंगे। वेजेस की अमाउंट है 162। नेक्स्ट है जी सेल्स। वेजेस के बाद सेल्स आ गई। सेल्स हमें पता है कि क्रेडिट साइड की आइटम है और सेल्स हम लोगों ने अंदर करके इसकी अमाउंट लिख दी 39,376।
सेल्स हमने अंदर इसलिए लिखी क्योंकि हमें पता है कि नेक्स्ट आइटम जो है वो सेल्स रिटर्न की है। अब यहाँ पे मैंने लिखा माइनस रिटर्न्स। ये कौन सी रिटर्न्स है? जो सेल्स रिटर्न है, ये जो रिटर्न इनवर्ड कहते हैं। तो रिटर्न इनवर्ड हुई है जी 620 की, और मैंने इसको कंट्रोल यू किया। अब इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे सेल्स में से सेल्स रिटर्न की अमाउंट, तो हमारे पास नेट सेल्स की अमाउंट एक निकल के आ जाएगी, जो कि है 38,756 की। परचेजेस रिटर्न है जी 201 का, हम लोगों ने माइनस करेंगे परचेजेस में से रिटर्न्स को, और रिटर्न्स माइनस कर दिया हमने परचेजेस रिटर्न 201 की। तो हमने जब माइनस किया तो आ गए हमारे पास अमाउंट -201। तो हमारे पास 26,030 रुपए की अमाउंट आ गई परचेजेस की, टोटल नेट परचेजेस की। फिर नेक्स्ट आइटम आती है कैरेज इनवर्ड की। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। तो परचेजेस रिटर्न को हमने माइनस किया तो हमारे पास अमाउंट आ गई 26,030 की। इसके बाद नेक्स्ट आइटम हम अगर देखते हैं तो हमारे पास नजर आती है कैरेज इनवर्ड की। कैरेज इनवर्ड मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट एक्सपेंस है। ये वो एक्सपेंस है जो हमने पे किया है किसी वैगन वाले को या पिकअप वाले को या ट्रक को, कि वो हमारा सामान जहाँ से हमने परचेज किया है वहां से लेके हमारे गोडाउन तक पहुंचा दे। कैरेज इनवर्ड जी, कैरेज इनवर्ड कितना है जी 130 का। तो 130 के बाद हमें आइटम नजर आती है कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड वो कैरेज है जो कि हम अगर कोई सामान सेल करें तो हम पे करते हैं कि अपने गोदाम से अगले के गोदाम तक पहुंचा दें सामान को। बाज़ औक़ात ये फैसिलिटी आप दे देते हैं अपने बायर्स को, तो फिर उन्हें अब आपकी परचेज करने पे कैरेज नहीं देना पड़ता। लेकिन ये हमारा ये जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए यहाँ पे इसको हम मेंशन नहीं करेंगे। तो अब हम देखते हैं जी दोनों साइड्स के टोटल को। तो हम अब इसको एनलार्ज कर लेते हैं। हमने जब क्रेडिट साइड का टोटल किया, मोस्टली आपके सवालों में क्रेडिट साइड ही हैवी होगी, तो क्रेडिट साइड का टोटल किया तो वो आया 40,583 आ गया। अब इसमें से हमने माइनस करना शुरू किया, 40,583 में से माइनस किया जो ओपनिंग स्टॉक है, माइनस किया। उसके बाद हमने परचेजेस की अमाउंट माइनस की, उसके बाद हमने वेजेस की अमाउंट माइनस की, और उसके बाद हमने कैरेज इनवर्ड को माइनस किया। तो हमारे पास आंसर आ गया, ये हमारे पास गलत आंसर आया है। मैं एक सेकंड इसको दोबारा से करते हैं। इक्वल्स टू 40,000 में से माइनस कर रहे हैं हम, माइनस किया हमने 26,000, माइनस किया हमने 162, माइनस किया हमने 130, तो हमारे पास आ रहे हैं 12,626 रुपए की अमाउंट। तो खैर हम चेक कर लेते हैं कि हमने कोई गलती तो नहीं की। और गलती क्या नहीं की हमने, हमने कोई भी गलती नहीं की, और हमारा 12,626 का ही जो है वो प्रॉब्लम के अंदर हमें इसका आंसर नजर आ रहा है, 12,646। इसका मतलब है जी कि हमने अपनी तमाम की तमाम एंट्रीज बेहतरीन तरीके से यहाँ पे मेंशन कर दी है और हमारे पास कोई गलती नहीं हुई। तो ये जो 12,626 है ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट, इसको हम लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड फॉरवर्ड या कैरिड डाउन। हम CF भी लिख सकते हैं और हम C और D भी लिख सकते हैं। इनमें से जो सी टर्म हम इस्तेमाल करना चाहें हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो ये था जी हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। और लेट अब हम इसके बाद हमने प्रॉब्लम नंबर 2 भी स्टार्ट कर लेते हैं। आज प्रॉब्लम नंबर 2 हम लोग सॉल्व करके तो इस क्लास को एंड करते हैं जी। तो हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 2 है, ये थोड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम है।
बड़ी का मतलब ये है कि इसमें ट्रांजैक्शंस थोड़ी सी ज़्यादा नज़र आ रही हैं हमें। मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ ताकि हम दोबारा से इसको नए तरीके से हल कर सकें। लेट्स सी, prepare from the following information supplied by a trader a trading account for the year ended 31st March. We don't have any trader name, so we will stuck with Asif and Sons. ये खूबसूरती के लिए हम लोग इसको रखेंगे। आसिफ एंड सन्स को हम लोगों ने ट्रेडर का नाम दे दिया अपनी तरफ से, लेकिन अगर आपको ट्रेडर का नाम नहीं दिया तो आप यू कैन सिंपली स्टार्ट बाय ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड दिस। अब ये हम लोग देख रहे हैं कि ये मार्च 31 को हो रहा है। 31 मार्च को हम यहाँ पर चेंज कर देंगे डेट, 31 मार्च 1990। ले जी, अब स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रांजैक्शन से। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड इज आवर एसेट, और एसेट का कोई इफेक्ट हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता, ना हम उसको लिखते हैं, क्योंकि हम सिर्फ इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट रेवेन्यूज की हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। सेकंड आइटम इज ओपनिंग स्टॉक। तो वी ऑल नो कि ओपनिंग स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ trading account and we have to mention it on the debit side। तो 10,560 का जो है हमारा ओपनिंग स्टॉक था। नेक्स्ट हमें गिवन है जी क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक भी उसने साथ ही दे दिया हमें, तो लेट्स रिकॉर्ड इट क्लोजिंग स्टॉक। तो मैं ये अंदाजे से ही इसको रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ताकि अगर कोई और एंट्रीज हो तो वो हम ऊपर वाली साइड पे इसके रिकॉर्ड कर सके। क्लोजिंग स्टॉक हमने मेंशन कर दिया। तो क्लोजिंग स्टॉक के बाद नेक्स्ट आइटम है जी क्रेडिट परचेजेस। परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्रेडिट परचेजेस का मतलब ये है कि वो परचेजेस जो हमने उधार पे खरीदी है। तो ये क्या है? इट्स अ फॉर्म ऑफ परचेजेस। तो परचेजेस तो हमने मेंशन करनी ही करनी है। 40,000 हमने क्रेडिट परचेजेस मेंशन कर दी। उसके बाद कैश परचेजेस उसने दे दी हमें। कैश परचेजेस और टोटल क्रेडिट परचेजेस को हम दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल परचेजेस की अमाउंट आ जाएगी। 10,720 की जी थी हमारी क्रेडिट परचेजेस। अब हम लोगों ने इसको मेंशन कर दिया। मैं इसको यहाँ पे टोटल इसलिए कर रहा हूँ कि क्या पता इसमें से परचेजेस रिटर्न भी हो, तो इसको हम अंदर वाली साइड पे मेंशन कर देते हैं। कैश परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस। उसके बाद नेक्स्ट आइटम ही हमें बता रहा है जी परचेजेस रिटर्न है, तो हमने परचेजेस रिटर्न को माइनस करना होता है। माइनस रिटर्न्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ। माइनस रिटर्न्स कितनी अमाउंट है जी परचेजेस की? 5,280 की परचेजेस रिटर्न की अमाउंट है। तो इसको मैं अंडर कंट्रोल यू किया और जी मैं सवाल लेता हूँ आपका। माइनस कर दिया हमने, माइनस किया हमने 5,280 को। 45,440 की जो अमाउंट है वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दी है जी। तो हमारे पास जब हमने इसमें से रिटर्न्स माइनस की परचेजेस रिटर्न, तो हमारे पास जो अमाउंट आ गई वो है 45,440 रुपीस की। नेक्स्ट आइटम है जी कैश सेल्स। हमें पता है जी सेल्स की रिकॉर्डिंग कहाँ होती है। अब कैश सेल्स को मेंशन करते हैं। कैश सेल्स हो गई 24,000 की, और उसके साथ ही हमें नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है वो क्रेडिट सेल्स की। क्रेडिट सेल्स की जो अमाउंट है वो हम 86,240 की है। हमने दोनों को ऐड कर दिया। इक्वल्स टू मैं इन दोनों अमाउंट्स को ऐड कर रहा हूँ जी। ऐड किया तो अमाउंट आ गई 1,10,240 की। लेस कर दिया जी इसमें से हमने रिटर्न, माइनस कर दिया जी हमने इसमें से रिटर्न्स। रिटर्न्स की अमाउंट है जी, सेल्स रिटर्न है जी 1960 की। 1960 रुपए हमने माइनस कर दिए। तो कंट्रोल यू किया हमने और हमने अमाउंट्स में से माइनस कर दी जी रिटर्न्स को। तो हमारे पास आ गया 1,08,280 रुपए। कैरेज ऑन गुड्स। कैरेज ऑन गुड्स का मतलब है जी कैरेज इनवर्ड।
कैरेज ऑन गुड्स का मतलब है जी कैरेज इनवर्ड। कैरेज ऑन गुड्स को हमने लिख दिया जी डेबिट साइड के ऊपर 1200। अब ये कह रहा है कैरेज ऑन गुड्स सोल्ड। कैरेज ऑन गुड्स सोल्ड का मतलब क्या है जी कि हमने कैरेज ऑन गुड्स सोल्ड दिया है और गुड्स सोल्ड के ऊपर जो कैरेज हम देंगे वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इसके बाद रेलवे फ्रेट है जी। रेलवे फ्रेट भी हमारा डेबिट सॉरी डायरेक्ट एक्सपेंस है। रेलवे फ्रेट हमने कराची से सामान रेलवे पे मंगवा लिया तो रेलवे फ्रेट इज 1000 अमाउंट आ गई। उसके बाद जी वेजेस की अमाउंट आ रही है। वेजेस इज डायरेक्ट एक्सपेंस, वेजेस को हमने मेंशन किया और 10,240 की अमाउंट आ गई तो डायरेक्टली हमने वेजेस को यहाँ पे मेंशन कर दिया। जी वेजेस को भी हमने यहाँ पे मेंशन किया। नेक्स्ट है जी सैलरीज। सैलरीज इज 26,000 और सैलरी इज नॉट अ डायरेक्ट एक्सपेंस। और ट्रेड चार्जेस जो है 7200 के, दैट इज नॉट अ डायरेक्ट एक्सपेंस क्योंकि अभी तक हम लोगों ने ट्रेड चार्जेस को भी वहां पे नहीं पढ़ा। अब यहाँ पे एक नई आइटम्स दो हमें नजर आ रही है, डिस्काउंट ऑन परचेजेस 1400 और डिस्काउंट ऑन सेल्स ये थी जी 400 की। अब ये हम क्या करेंगे, ये क्योंकि हमें नई आइटम्स नजर आ गई हैं, हम क्या करेंगे ये चीजें हमें रिकॉर्ड करने वाली थी और ये हम क्या करेंगे कि अब हम इनको डिस्काउंट्स को भी यहाँ से हम लोग इसको मेंशन करेंगे, डिस्काउंट ऑन परचेज को और डिस्काउंट ऑन सेल्स को, क्योंकि जो डिस्काउंट दिया जाता है वो आप सेल्स की अमाउंट में से आपका कमी या वाक़या हो जाएगी और हम उसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे। कैसे जी, डिस्काउंट को माइनस करेंगे, डिस्काउंट ऑन परचेजेस आ गया जी 1400 का, 1400 रुपए की बचत हुई है हमारी तो नेट परचेजेस हमारी कितनी हो जाएंगी 45,440 माइनस किया 1400 तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ गई परचेजेस की डिस्काउंट डाल के निकाल के 44,040 की। और जब हमने कंट्रोल जी कंट्रोल थोड़ा सा नक्शा तब्दील हो गया है क्योंकि हम आइटम वाइज चल रहे हैं, सवाल मैंने पहले नहीं पढ़े थे और साथ ही यहाँ पे सॉल्व करना शुरू कर दिए हैं। तो जब भी हमने प्रैक्टिकली सवाल हल करने हैं तो वी मस्ट गो थ्रू ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस और मैं आपको जब हम सारा इकट्ठा सवाल हल करना होगा तो मैं आपको तरीका बताऊंगा कि हमने फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। डिस्काउंट ऑन सेल्स को मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, डिस्काउंट ऑन सेल्स थी अमाउंट थी 400 और हमने इसका बैलेंस निकाल लिया इज इक्वल टू इसको माइनस करेंगे हम सेल्स की अमाउंट में से। अब मेरे पास नेट सेल्स की अमाउंट आ गई है। अब सिंपली व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू ऐड ऑल ऑफ दिस, इसका सबमिशन मैंने लेना है और सॉरी जी इसको मैंने ऑटो सम किया और इसमें से मैंने माइनस करनी है। ठीक है जी, अब मैं क्या करूंगा, ये दोनों अमाउंट सेम होती हैं जी, मैंने ये मेंशन कर दी। अब मुझे यहाँ पे डिफरेंस लेना है और मैं इसमें से माइनस करता जाऊंगा तमाम की तमाम अमाउंट्स को। ₹64,640 का आपका जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है। और जिस तरह के हमें यहाँ पे भी नजर आ रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट हमारा है 64,640 का। तो थोड़ा सा मैं आपको इसका दोबारा बताना चलूं, यहाँ पे हम मेंशन करेंगे ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। यहाँ पे जो एक चीज नहीं आई थी वो ये चीज थी कि डिस्काउंट ऑन सेल्स और डिस्काउंट ऑन परचेज का सवाल हमें पहले कभी नहीं देखा था हमने।
तो अब हमने इसमें यहाँ पे डिस्काउंट ऑन परचेजेस और डिस्काउंट ऑन सेल्स भी देख लिया है कि अगर तो डिस्काउंट ऑन परचेजेस होगा तो वो ऑब्वियसली परचेजेस को हमारी लेस कर देगा उतनी अमाउंट से जितना का हम डिस्काउंट देंगे। तो हमें अपनी टोटल परचेजेस में से उस अमाउंट को निकालना पड़ेगा। तो हम लोगों ने डिस्काउंट यहाँ पे अपनी डिस्काउंट ऑन परचेजेस यहाँ पे हमने लेस कर दी कि सपोज अगर मैं कोई सामान लेने जाता हूँ, मुझे वो 50,000 का सामान है, वो कहता है जनाब आपको मैं 1400 रुपए की डिस्काउंट देता हूँ या 1500 की, तो 50,000 का सामान तो मैंने खरीदा ही खरीदा है, लेकिन उसके लिए पे मैंने कितने की है, मैंने 48,500 या 48,600 पे किया उसके लिए। तो मेरी टोटल परचेज़िंग कितने की होनी चाहिए? क्या आया कि वो 50,000 की होनी चाहिए, आया कि 48,500 की होनी चाहिए? तो इसका जवाब यही है कि 48,500 क्योंकि मैंने कैश दिया है और ये हम लोगों ने रसीदों के साथ रसीदों के हिसाब से चलना होता है क्योंकि जो भी इवेंट आपका मॉनेटरी इवेंट है जिसको यू कैन मेजर इट इन द टर्म्स ऑफ मनी, तो आपने उसी हिसाब से उसको रिकॉर्ड करना है। मॉनेटरी इवेंट को रिकॉर्ड कर रहे हैं ना क्योंकि उसके बैक पे आपकी रिसीट्स होनी चाहिए। तो आपकी रिसीट कितने की बनी है 48,500 की, तो यू कैन नॉट से कि यू हैव परचेज्ड फॉर 50,000 क्योंकि आपके जो रिसीट्स होगी और आपकी एक्चुअल कैश पोजीशन होगी वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं करेगी। तो आपने 48,500 की परचेजेस की है तो यू हैव टू मेंशन कि आपने 48,500 की परचेजेस की है। आपने जब वो परचेजेस की है तो आप ऑटोमेटिकली उसको रिकॉर्ड करेंगे, जिस इस तरह ही आपने अगर सेल्स के ऊपर आपने डिस्काउंट दिया है तो आप उसको लेस करेंगे। आपका ज्यादा सामान जाएगा लेकिन आपने सेल कम की होगी। तो 400 को हमने सेल्स में से माइनस कर दिया, तो अल्टीमेटली हमारे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया इसमें 64,640 का आया। इस सवाल के अंदर हमारे पास कोई ये दो तीन चीजें हमारे लिए नई थी। एक ये डिस्काउंट की आइटम्स थी, उसके बाद जो सेकंड आइटम्स थी वो कैश और क्रेडिट परचेजेस का है। लेकिन जब हम लोगों ने एक चीज को हम लोगों ने एक चीज को यानी कि क्या कहेंगे इसे कि हमने जब एक चीज मुकर्रर कर ली है कि परचेजेस हमने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दी है, तो कैश की परचेजेस हो या वो क्रेडिट की परचेजेस हो, जब हमने चीज मुतय्यन कर ली है कि परचेजेस को हमने डेबिट साइड पे लेना है, फिर कैश हो क्रेडिट हो तो डजेंट मैटर। तो कैश और क्रेडिट दोनों परचेजेस को हमने ऐड किया और उसको वहां पे हमने मेंशन कर दिया। इसके बाद कैश और क्रेडिट सेल्स को भी हमने वहां पे मेंशन कर दिया। अमूमी तौर पे आप हमें सवालात के अंदर कैश और क्रेडिट सेपरेट नहीं दिए होते, हमें एक ही अमाउंट दी होती है, लेकिन हमें इस क्वेश्चन के अंदर सेपरेट दी हुई थी। इसके अलावा हमें रेलवे फ्रेट दिया हुआ है और कैरेज ऑन गुड्स दिया हुआ है और कैरेज ऑन गुड्स सोल्ड दिया हुआ है। तो कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड को समझने के लिए बहुत आसान था ये कि कैरेज ऑन गुड्स इज कैरेज इनवर्ड, कैरेज ऑन गुड्स सोल्ड इज कैरेज आउटवर्ड, क्योंकि परचेजेस के ऊपर हम जो कैरेज देते हैं दैट इज पार्ट ऑफ दैट बिकम्स पार्ट ऑफ परचेजेस, यानी कि परचेजेस की अमाउंट में उसको हम इंक्लूड कर देते हैं। और कैरेज ऑन गुड्स सोल्ड इज नॉट आर डायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग हम सिर्फ कर रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की हम रिकॉर्डिंग करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो आज का होमवर्क आपका ये है कि यू हैव टू सॉल्व फर्स्ट 3 क्वेश्चंस ऑफ द बुक। आपने 3 सवाल जो प्रॉब्लम्स में दिए हुए हैं वो आपने सॉल्व करने हैं फ्रॉम नेक्स्ट वीक। इस वीक तो आपके सिर्फ 3 क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट वीक वी विल स्टार्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उसके लिए यू मस्ट बी रेडी और आपकी तरफ मुश्किल सवालात आ रहे हैं। तो दिस इज ऑल फ्रॉम टुडे और